गाय और उसकी पत्नी प्रिस्का अपने 6 साल के बेटे ट्रेंट और 8 साल की बेटी मैडॉक्स के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। एयरपोर्ट पर अनामिका रिसॉर्ट की वैन उन्हें लेने आई हुई थी। जंगल के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए थोड़ी देर में उनकी वैन रिसॉर्ट के आलीशान गेट पर आ पहुंची। सामने का नजारा देखकर सबके चेहरे खिल उठे। वो रिसॉर्ट उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सुंदर था। होटल मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मैनेजर के साथ खड़ी स्टाफ मेंबर मैड्रिड ने गाय और प्रिस्का को एक खास वेलकम ड्रिंक दी। अंदर जाते ही बच्चों की नजर एक शानदार कैंडी स्टेशन पर पड़ी, जहां रंग बिरंगी कैंडीज और तरह तरह के जूस रखे थे। वो दोनों अभी ये सोच ही रहे थे कि कौन सा जूस पिया जाए कि तभी उनकी मुलाकात एक और बच्चे से हुई। उसका नाम था एडबिल। वो दिखने में लगभग ट्रेंट की ही उम्र का था। बातों बातों में उसने बताया कि रिसॉर्ट के मैनेजर उसके अंकल हैं। पहली मुलाकात में ट्रेंट और एडबिल दोस्त बन गए। उसके बाद गाय और प्रिस्का बच्चों के साथ अपने कमरे में पहुंचे। वहां मेज पर रखी एक बुकलेट ने गाय का ध्यान खींचा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था वॉरेन एंड वॉरेन। ये दवाइयों की दुनिया की एक मशहूर कंपनी थी। चूंकि गाय पेशे से एक इंश्योरेंस एजेंट था, तो वो इसे देखते ही पहचान गया। लेकिन गाय को इस बात से थोड़ा ताज्जुब हुआ कि एक रिसॉर्ट में किसी दवा कंपनी की बुकलेट क्यों रखी थी। इस बीच ट्रेंट और मैडॉक्स मौज मस्ती करने के लिए बीच पर चले गए। ट्रेंट और एडबिल खेल खेल में बीच पर आराम कर रहे लोगों से उनके नाम और काम के बारे में पूछने लगे। वहीं उनकी मुलाकात ग्रेग मिचेल नाम के एक पुलिस ऑफिसर से हुई, जो शहर की भागदौड़ से दूर यहां कुछ पल सुकून के बिताने आया था। थोड़ी देर खेलने के बाद मैडॉक्स ट्रेंट को लेकर वापस अपने कमरे की तरफ लौट आई। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। अंदर से गाय और प्रिस्का के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी और बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। ये 3 दिन की ट्रिप अलग होने से पहले बच्चों के साथ उनकी शायद आखिरी ट्रिप थी। लेकिन इस कड़वाहट के बीच एक और दुखद सच छिपा था। प्रिस्का को हाल ही में पता चला था कि उसके पेट में ट्यूमर है। गाय इस मुश्किल घड़ी में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो तलाक को टालने की कोशिश कर रहा था। मगर प्रिस्का अपनी बात पर अड़ी थी। उसका मानना था कि जब वो साथ खुश है ही नहीं, तो सिर्फ बीमारी की वजह से साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस भारी माहौल के बीच ट्रेंट की नजर एक लेटर पर पड़ी, जिसे एडबिल ने चुपके से उसके लिए छोड़ा था। यह कोई मामूली खत नहीं था। उस पर इंग्लिश के शब्द नहीं, बल्कि अजीबोगरीब आकृतियां और सिंबल्स बने हुए थे। ये कोडेड लेटर था। अच्छी बात यह थी कि साथ में कागज का एक और टुकड़ा भी था, जो इस कोड को डिकोड करने की चाबी थी, यानी किस सिंबल का मतलब कौन सा अक्षर है। ट्रेंट ने बिना किसी देर किए जब उस दूसरे कागज की मदद से एडबिल के लेटर को डिकोड किया, तो उसके उदास चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उस पर लिखा था, कल आइसक्रीम खाने का कॉन्टेस्ट है। थोड़ी देर बाद जब गाय अपने परिवार के साथ बीच पर बैठकर जूस का आनंद ले रहा था, तभी होटल मैनेजर उनके पास आया और उसने कहा कि इस आइलैंड पर एक बेहद खूबसूरत और सीक्रेट बीच है, जो चारों तरफ से दुर्लभ खनिजों वाली चट्टानों से घिरा हुआ है। मैनेजर ने आगे कहा, सर, वो जगह इतनी खास है कि हम वहां जाने का मौका सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही देते हैं। अगर आप जाना चाहें तो मैं आपकी फैमिली के लिए एक पर्सनल वैन का इंतजाम करवा सकता हूं। खुद को इतना खास महसूस करते हुए गाय और प्रिस्का ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जाने से पहले उस मैनेजर ने उन्हें एक सख्त हिदायत दी कि वो इस सीक्रेट ट्रिप के बारे में किसी और को ना बताएं, क्योंकि ये खास तोहफा सिर्फ उन्हीं के लिए है। वहां से कुछ दूरी पर खड़ा नन्हा एडबिल ये सब सुन रहा था। उस बीच का जिक्र आते ही वो थोड़ा सहम गया। उसने ट्रेंट को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके अंकल ने उसे देख लिया और डांट कर वहां से भगा दिया। तभी अचानक एक जोर की हलचल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहां मौजूद एक औरत, जिसका नाम प्रिटिशा था, अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। यह मंजर देखकर वहां सन्नाटा फैल गया। सब सहम गए। प्रिटिशा के पति जेरन, जो खुद एक नर्स था, उसे संभालने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से वहां एक डॉक्टर भी अपने परिवार के साथ आया था, जिसका नाम चार्ल्स था। उसने तुरंत प्रिटिशा की मदद की और थोड़ी ही देर में वो दौरा शांत हो गया
और प्रिटिशा की हालत सामान्य हो गई। कुछ देर बाद गाय, प्रिस्का और बच्चे उस वैन में बैठे हुए थे जो उन्हें उस सीक्रेट बीच तक ले जाने वाली थी। तभी ट्रेंट को अपने बैग में एडबिल का एक और कोडेड लेटर मिला। एडबिल ने मौका पाकर चुपके से उसके बैग में डाल दिया था। ट्रेंट उत्सुकता से उसे पढ़ने ही वाला था कि तभी वहां डॉक्टर चार्ल्स भी अपने परिवार के साथ आ गया। वो लोग भी उनके साथ उस सीक्रेट बीच पर जाने वाले थे। चार्ल्स के साथ उनकी खूबसूरत पत्नी क्रिस्टल, उनकी 5 साल की बेटी कैरा और चार्ल्स की बूढ़ी माँ थी। और हाँ, उनका प्यारा कुत्ता गुस्ताव भी उनके साथ ही था, जिसे चार्ल्स की माँ ने अपनी गोद में ले रखा था। बीच से कुछ दूरी पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वहां उतरते ही ड्राइवर ने दोनों परिवारों को एक एक बड़ी बकेट थमा दी, जिसमें खाने पीने का ढेर सारा सामान, टॉवेल, टेंट और बीच मैट जैसे जरूरी सामान रखे थे। गाय ने जब इतना सारा खाना देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, सिर्फ एक दिन के पिकनिक के लिए इतना खाना? जिस पर ड्राइवर ने कहा, सर, बच्चे साथ में है और खुली हवा में बच्चों को भूख ज्यादा लगती है, इसलिए खाना थोड़ा ज्यादा रख दिया गया है। चार्ल्स ने ड्राइवर से सामान बीच तक पहुंचाने में मदद मांगी, लेकिन ड्राइवर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे वापस रिसोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी, और वो फिर जल्दी से वैन लेकर वापस रिसोर्ट की तरफ निकल गया। थोड़ा पैदल चलने के बाद दोनों परिवार बीच पर पहुंच गए। वो जगह सच में कमाल की थी। एक तरफ हरा भरा जंगल, दूसरी तरफ अजीबोगरीब चट्टानों वाला पहाड़ और सामने मोतियों जैसा चमकता नीला समंदर। वहां पहुंचते ही सब मस्ती में डूब गए। डॉक्टर की माँ और बेटी अपने कुत्ते के साथ खेलने लगे और ट्रेंट मैडॉक्स समंदर की लहरों का मजा लेने लगे। तभी मैडॉक्स की नजर वहां से थोड़ी दूर अकेले बैठे एक लड़के पर पड़ी, जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। वो कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि एक मशहूर रैपर सीडेन था। मैडॉक्स दौड़कर उससे बात करने के लिए जाने लगी, लेकिन गाय ने उसे रोक दिया। उसने समझाया कि किसी अजनबी को ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी ही देर में ट्रेंट और मैडॉक्स डॉक्टर की बेटी के साथ घुल मिल गए और तीनों मजे से खेलने लगे। लेकिन दूसरी तरफ गाय और प्रिस्का अपनी अपनी चेयर पर खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर वो उदासी साफ थी जो एक टूटते हुए रिश्ते की निशानी होती है। उधर बच्चे खेलते खेलते बीच के एक ऐसे कोने में जा पहुंचे जहां रेत पर कुछ पुराने खिलौने और होटल के कांटे चम्मच दबे हुए थे। अजीब बात यह थी कि उन पर जंग लगी हुई थी, जैसे वो सालों से वहीं पड़े हों। जब मैडॉक्स ने अपनी मां को बताया तो उसने तुरंत बच्चों को वहां से हटने के लिए कहा। उसे डर था कि बच्चों को कहीं जंग लगी चीजों से चोट लग जाए और वो इन्फेक्शन के शिकार ना हो जाएं। थोड़ी देर बाद ट्रेंट दोबारा समंदर में नहाने चला गया। वो ठंडे पानी का मजा ले ही रहा था कि अचानक पानी के अंदर कोई भारी चीज उससे टकराई। ट्रेंट बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाते हुए पानी से बाहर भागा। उसकी चीख सुनकर सब दौड़कर उसके पास आए। ट्रेंट ने कांपते हुए पानी की तरफ इशारा किया और बताया वहां कुछ अजीब है। गाय और डॉक्टर ने जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक जवान लड़की की लाश थी जो पानी में तैर रही थी। उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकाला। शोर सुनकर सीडेन भी वहां आ गया। उसकी नाक से ना जाने क्यों खून लगातार बह रहा था। लाश को देखते ही वो सन्न रह गया। उसने बताया कि उसे और इस लड़की को एक ही वैन इस बीच तक ले आई थी। कुछ देर पहले वो अकेले समुद्र में नहाने गई थी। डॉक्टर चार्ल्स को सीडेन पर शक होने लगा। उसकी नाक से बहता खून देखकर डॉक्टर को लगा कि जरूर इसके और उस लड़की के बीच कोई झगड़ा या हाथापाई हुई होगी, जिसके चलते सीडेन ने उसे मार डाला होगा। सीडेन ने सफाई देते हुए कहा कि उसे हीमोफीलिया नामक बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी नाक से बेवजह खून आने लगता है, और वो लड़की जिसकी लाश वहां मिली थी उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी थी। ये दिमाग से जुड़ी एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसमें दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है। जब वो तैरने गई तो शायद उस पर बीमारी का असर हुआ और वो डूब गई। लेकिन इतनी सफाई देने के बाद भी डॉक्टर को सीडेन की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत पुलिस को खबर करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन अफसोस वहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तभी वहां प्रिटिशा और उसका पति जेरिन भी आ पहुंचे। उन्हें भी रिसोर्ट की तरफ से वही खास ऑफर मिला था। डॉक्टर और जेरिन एक दूसरे से पहले से ही मिल चुके थे।
रिसोर्ट में प्रिटिशा को आए मिर्गी के दौरे के वक्त उनकी मुलाकात हो चुकी थी। बीच का मंजर देखकर जेरिन और प्रिटिशा के होश उड़ गए। तभी डॉक्टर की पत्नी क्रिस्टल बदहवास होकर चिल्लाती हुई आई, चार्ल्स जल्दी आओ, मां की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। ये सुनते ही डॉक्टर सब छोड़कर फौरन अपनी मां की तरफ भागा। इधर जेरिन को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक तरफ लाश, दूसरी तरफ बीमार बुजुर्ग महिला। उसने रिसोर्ट से मदद मांगनी चाहिए, पर बीच पर नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा कि शायद उस जगह नेटवर्क मिल जाए जहां वैन उन्हें छोड़कर गई थी। वो मदद बुलाने के लिए पहाड़ों के बीच बने उस संकरे रास्ते की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो उस संकरे रास्ते में कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक उसके सिर में एक जानलेवा दर्द उठा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को वापस बीच पर पाया। वो पसीने से लथपथ था। प्रिटिशा ने घबराते हुए बताया कि वो आधे रास्ते से ही लड़खड़ाता हुआ वापस आ गया था और यहां गिरकर बेहोश हो गया था। डॉक्टर जब अपनी मां के पास पहुंचा तो देखा उसकी मां सचमुच सांस लेने के लिए तड़प रही थी। वो तुरंत उन्हें सीपीआर देने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चार्ल्स की मां का शरीर शांत पड़ गया। मां को अपनी आंखों के सामने यूं दम तोड़ते देख चार्ल्स अंदर से टूट गया और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर प्रिटिशा और जेरिन बच्चों के पास बैठे थे। वो उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि बच्चों का ध्यान उस हादसे से हट जाए। तभी प्रिस्का वहां आई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी और इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। उसने जेरिन से पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो अभी तो यहीं थे। ये सुनकर ट्रेंट और मेडॉक्स हैरान रह गए, क्योंकि वो तो अपनी मां के ठीक सामने बैठे थे। ट्रेंट ने कहा, मां, मैं यहीं तो हूं आपके सामने। प्रिस्का ने जब उसे देखा तो वो सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो ट्रेंट सुबह महज 6 साल का था, वो अब 11 साल का लग रहा था और 8 साल की नन्ही मेडॉक्स अब 14 साल की टीनेजर लग रही थी। उनका कद बढ़ गया था और पहने हुए कपड़े छोटे पड़ गए थे, पर कुछ ही घंटों में वो बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए थे? वहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अपनी मां को इतना डरा हुआ देखकर ट्रेंट दौड़कर उनके गले लग गया और रोने लगा। तभी गाय भी वहां भागता हुआ पहुंचा। बच्चों को देखकर वो भी सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सबको ये तो समझ आ गया था कि यहां कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन आखिर माजरा क्या है? ये गुत्थी कोई क्यों नहीं सुलझा पा रहा था? ये सब अजीबोगरीब घटनाएं देखकर सीडेन बुरी तरह डर गया। उसे लगा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो वहां से भागने लगा। डॉक्टर को उस पर पहले से ही शक था। अब उसे भागता देख डॉक्टर का शक यकीन में बदल गया कि इन सब के पीछे जरूर इस लड़के का हाथ है। डॉक्टर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वे चट्टान के बीच उस संकरे रास्ते पर पहुंचे, अचानक उनके सर में एक असहनीय दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके दिमाग को निचोड़ रही हो। आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। वो दर्द से कराहते हुए वापस बीच की तरफ पलटे और रेत पर गिरकर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो बाकी लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। सबके चेहरे पर खौफ साफ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां क्या हो रहा है। कोई बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सब वहां से निकलने के लिए दूसरे रास्ते खोजने की कोशिश करने लगे, पर उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। वो जिस भी रास्ते से निकलते, उनका सर दर्द से फटने लगता और वो वापस बीच पर आकर बेहोश हो जाते। अब ये पक्का हो चुका था कि वो उस बीच पर बुरी तरह कैद हो चुके थे। अभी सब उस बेहोशी और सिरदर्द के झटके से उबर ही पा रहे थे कि तभी डॉक्टर चार्ल्स ने एक और खौफनाक हरकत कर दी। उसने अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला और बिना कुछ सोचे समझे सीडेन के चेहरे पर वार कर दिया। सीडेन दर्द से चीख पड़ा, खून बहने लगा। वो गुस्से में डॉक्टर पर झपटने ही वाला था कि बाकी लोगों ने बीच बचाव करके उसे रोक लिया। वहां मौजूद हर शख्स डॉक्टर की इस हरकत से सन्न रह गया। यहां तक कि खुद डॉक्टर भी हैरान था। वो हैरानी में बोला, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। लग रहा था जैसे डॉक्टर ने कुछ समय के लिए अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। तभी अचानक सबकी नजर सीडेन के चेहरे पर गई। चाकू का वो गहरा घाव देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने भरने लगा।
पलक झपकते ही वो गहरा जख्म पूरी तरह ठीक हो गया। बस वहां एक हल्का सा निशान रह गया। ये नामुमकिन था। एक धारदार चाकू से लगा गहरा घाव जिसे भरने में हफ्तों लगते, वो चंद सेकंड्स में अपने आप ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर को लगा ये सीडेन की कोई ट्रिक है। सीडेन ने सफाई देते हुए कहा उसे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से लोग बुरी तरह डर गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस बीच बड़ों ने एक और अजीब बात नोटिस की। बच्चों को जरूरत से ज्यादा भूख लग रही थी। वजह साफ थी, उनका शरीर जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उसके लिए उनके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। वो अभी इस उलझन में थे ही कि तभी एक और घटना घटी। डॉक्टर का कुत्ता गुस्ताव, जो कुछ देर पहले तक मजे में इधर उधर दौड़ रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते बेजान हो गया। ये सब कुछ उनकी समझ से परे था और अब उन्हें किसी भी हाल में इस भयानक बीच से बाहर निकलना ही था। तभी अचानक प्रिस्का की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे चक्कर आने लगे। गाय ने घबराते हुए सबको बताया कि प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है, पर यहां आने से पहले वो बहुत छोटा था, करीब 3 सेंटीमीटर का। देखते ही देखते प्रिस्का बेहोश होकर गिर गई। तभी सबने एक और अजीब चीज गौर की। उसके पेट के अंदर का ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा था। वो पहले गोल्फ बॉल जितना हुआ और अगले ही पल क्रिकेट बॉल जितना बड़ा हो गया। जेरिन, जो खुद एक नर्स था, डॉक्टर से बोला, अगर हमने अभी के अभी ऑपरेशन करके प्रिस्का का ट्यूमर नहीं निकाला तो उसकी मौत निश्चित है। गाय ने भी इसके लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए अपना चाकू निकाला, लेकिन जैसे ही उसने ट्यूमर के पास एक बड़ा कट लगाया, अगले ही पल वो घाव अपने आप भर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीडेन के चेहरे पर घाव भर गया था। जेरिन ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और कहा, फिर से कट लगाओ और हम सब उस कट के अंदर अपनी उंगलियां डाल देंगे ताकि वो वापस भर ना पाए और तुम ट्यूमर निकाल सको। डॉक्टर ने इस बार प्रिस्का के पेट पर करीब 6 इंच का कट लगाया और सबने तुरंत उसमें अपनी उंगलियां फंसा दी। जेरिन ने जल्दी से अंदर हाथ डालकर जैसे ही ट्यूमर को बाहर निकाला, सबकी हैरानी की सीमा ना रही। वो ट्यूमर बढ़ते बढ़ते अब एक खरबूजे जितना बड़ा हो चुका था। ट्यूमर के बाहर आते ही प्रिस्का का घाव अपने आप भर गया और उसे होश आ गया। अब वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। उधर सीडेन ने अपने साथ आई लड़की की लाश को देखी तो उसके होश उड़ गए। उस लड़की का पूरा शरीर गल चुका था और वहां अब सिर्फ हड्डियां यानी कंकाल बचा था। उसने चीख कर सबको बुलाया। सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे और लाश की जगह सिर्फ कंकाल देखकर दंग रह गए। प्रिस्का, जो एक म्यूजियम में काम करती थी, उसे इन चीजों का अनुभव था। उसने बताया कि एक इंसानी शरीर को गलकर कंकाल बनने में करीब 7 साल लगते हैं। अब सबको समझ आ गया कि इस बीच पर बहुत बड़ा खेल चल रहा था। वहां वक्त बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। इसी वजह से बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो रहे थे, बड़ों के चेहरों पर झुर्रियां दिखने लगी थीं और शायद इसी वजह से जब वो चट्टानों के बीच उस संकरे रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो एक जगह आकर बेहोश हो जाते थे, क्योंकि तब तक उनका शरीर बीच पर तेज गुजरते वक्त का आदी हो चुका होता था और अचानक असल दुनिया के नॉर्मल समय के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिससे उन्हें सर दर्द और बेहोशी छा जाती थी। प्रिस्का ने जब बच्चों की बढ़ती उम्र और बीतते वक्त का हिसाब लगाया तो उसे खौफनाक सच पता चला। उसने बताया कि इस बीच पर बिताया गया 1 घंटा असल जिंदगी के 2 साल के बराबर है, पर उनके बाल और नाखून वैसे के वैसे ही थे। गुजरते समय का असर बाल और नाखून पर क्यों नहीं हो रहा था? जेरिन ने इसके पीछे की वजह का अंदाजा लगाया। उसने बताया कि हमारा शरीर लिविंग सेल्स यानी जिंदा कोशिकाओं से बना होता है और बाल और नाखून डेड सेल्स से। शायद इसलिए वक्त की इस तेज रफ्तार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां उनकी उम्र हर पल तेजी से बढ़ रही है तो सब डर से कांप उठे। हिसाब बिल्कुल साफ था। अगर वहां बिताया गया 1 घंटा 2 साल के बराबर है तो अगले 24 घंटे लगभग 50 साल के बराबर होने वाले थे। इसका मतलब बेहद खौफनाक था। अगले 24 घंटों में बच्चों को छोड़कर यहां मौजूद बाकी सबकी मौत निश्चित थी। सब इसी सदमे में थे।
कि तभी उनका ध्यान गया कि ट्रेंट और डॉक्टर की बेटी कैरा उनके साथ नहीं है। वे घबराकर उन्हें आवाज लगाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ट्रेंट और कैरा पास के ही एक टेंट से बाहर निकल आए। जैसे ही सबकी नजर कैरा पर पड़ी, मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पेट फूला हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी। अचानक जवान हो जाने की वजह से उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से वो नासमझी में एक दूसरे के करीब आ गए थे। जेरिन ने अपने अनुभव से बताया कि कैरा करीब 5 महीने की प्रेग्नेंट है और जिस रफ्तार से वहां वक्त बीत रहा है, अगले कुछ ही मिनटों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। ये सब देखकर डॉक्टर एक बार फिर अपने मानसिक संतुलन को खोने लगा। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते कैरा को लेबर पेन शुरू हो गया। सबने मिलकर उसे एक टॉवेल पर लेटाया। अफरा तफरी के बीच कैरी की डिलीवरी हो गई। बच्चे के रोने की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। एक पल के लिए सब खुश हो गए और सबसे ज्यादा ट्रेंट, क्योंकि वो अभी अभी पिता बना था। पर अगले ही पल बच्चे का रोना बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरअसल वहां के तेजी से गुजरते वक्त की मार वो नवजात बच्चा झेल नहीं पाया और महज 1 मिनट जीकर उसने दम तोड़ दिया। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। पर ट्रेंट तो पागल ही हो गया, और होता भी क्यों नहीं, उसने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने खोया था। वो दुख और गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। फिर जैसे तैसे उसके माता पिता और बहन ने उसे संभाला और वहां से थोड़ा दूर ले गए ताकि वो शांत हो सके। डॉक्टर का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसमें सिजोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई देने लगे थे। इसी पागलपन में उसने जेरिन पर चाकू से हमला कर दिया। गनीमत रही कि जेरिन ने वक्त रहते पीछे हटकर खुद को बचा लिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने अपनी पत्नी क्रिस्टल को भी नहीं बख्शा। उसने उसे मुंह पर कह दिया कि वो अब बदसूरत दिखने लगी है। तेज रफ्तार से गुजरते वक्त की वजह से क्रिस्टल की जवानी ढल रही थी और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगा था। क्रिस्टल, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, उसके लिए बूढ़ा और बदसूरत दिखना किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अपने पति की ये कड़वी बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बुरी तरह टूट गई। वो रोते हुए उन सबसे दूर एक कोने में चली गई। उधर सिडेन सबसे दूर उस बीच के कोने में अकेला और उदास बैठा था। डॉक्टर, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसने मौका देखते ही सिडेन पर हमला बोल दिया। उसने अपने चाकू से ताबड़तोड़ वार की और सिडेन का सीना छलनी कर दिया। चीख पुकार सुनकर बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिडेन ने वहीं दम तोड़ दिया। सिडेन की मौत की घटना ने सबको अंदर तक तोड़कर रख दिया। अब सबको यकीन हो चला था कि उन्हें उस बीच पर बस मरने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दूर पहाड़ी की चोटी पर कोई शख्स खड़ा था जो इन सब पर पैनी नजर रखे हुए था। वो अपनी दूरबीन से वहां हो रही पल पल की हलचल देख रहा था। जब जेरिन को यकीन हो गया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक आखिरी और खतरनाक फैसला किया। उसने तय किया कि वो समुद्र के रास्ते तैरकर दूसरे किनारे तक जाएगा ताकि वहां से मदद ला सके। हालांकि समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि उनके खिलाफ तैरना सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था। पर अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी पत्नी प्रिटिशा की बहुत चिंता थी। उसे डर था कि अगर उसकी मिर्गी की दवाई खत्म हो गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे एक हैरानी की बात यह भी थी कि जब से वो उस बीच पर आए थे, प्रिटिशा को एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था, जबकि जिस रफ्तार से वहां वक्त गुजर रहा था, कायदे से उसे अब तक कई बार दौरे पड़ जाने चाहिए थे। उन्हें लगा कि शायद उस बीच के असर से प्रिटिशा के शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे बीमारी अभी दबी हुई है। लेकिन जेरिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो एक बेहतरीन तैराक था। वो बिना डरे समंदर में कूद गया और मदद की तलाश में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं सोच में डूबे गाय को अचानक एक बात खटकी। उसे एहसास हुआ कि इन सब के पीछे जरूर रिसोर्ट वालों का ही हाथ है। उसने गौर किया कि उन्होंने उस सीक्रेट बीच पर सिर्फ उन्हीं परिवारों को भेजा जिनमें किसी न किसी को कोई गंभीर बीमारी है। जैसे उसकी पत्नी प्रिस्का को ट्यूमर था, डॉक्टर चार्ल्स को सिजोफ्रेनिया की मानसिक बीमारी थी, प्रिटिशा को मिर्गी की बीमारी थी, सिडेन को हीमोफीलिया, और वो लड़की जिसकी लाश उन्हें समंदर में मिली थी, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस थी।
यानी ये सब एक सोची समझी साजिश लग रही थी, और अगर ये सच था तो जरूर उन पर नजर भी रखी जा रही होगी। लेकिन इस वक्त वो मजबूर थे और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद मेडॉक्स ने अपनी मां से वो सवाल पूछ लिया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, कि वो पापा को तलाक क्यों देना चाहती थी। प्रिस्का ने हिम्मत करके सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो किसी और को डेट कर रही थी। उसने अपनी सफाई में कहा, ट्यूमर की वजह से मुझे लगा कि अब मेरे पास जिंदगी बहुत कम बची है और तुम्हारे पापा दिन रात काम में बिजी रहते हैं। मैं अपनी बची हुई जिंदगी घुट घुट कर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। मेडॉक्स ने पूछा, क्या डैड को इस बारे में पता है? प्रिस्का ने ना में सर हिला दिया। ये जानकर मेडॉक्स का दिल टूट गया कि उसकी मां पिता से छुपकर किसी और के साथ है। वो इतनी निराश हो गई कि अपने अशांत मन को शांत करने के लिए समंदर की तरफ बढ़ी और पानी में उतर गई। वो कुछ ही कदम अंदर गई थी कि अचानक समंदर की लहरों के साथ बहती हुई एक लाश उससे आकर टकरा गई। वो बुरी तरह डर गई और चीखते हुए बाहर की तरफ भागी। उसकी चीख सुनकर सब दौड़कर उसके पास आए। जब उन्होंने उस लाश को पानी के बाहर खींचा तो उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो जेरिन की लाश थी। ये देखते ही प्रिटिशा जेरिन की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। इस सदमे से मेडॉक्स का भी बुरा हाल था। गाय ने लाश को देखते हुए कहा, शायद थोड़ी दूर जाते ही इस बीज के प्रभाव से ये बेहोश हो गया होगा और डूबने से इसकी मौत हो गई। इन सब घटनाओं से टूटकर ट्रेंट और कैरा अपने मरे हुए बच्चे के अवशेष लेकर एकांत में बैठे थे। कैरा की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, ट्रेंट, शायद हम सब यहीं मर जाएंगे, और अगर यहां से निकले भी तो हम तब तक बूढ़े हो चुके होंगे। ना हम स्कूल लाइफ जी पाएंगे और ना ही कॉलेज लाइफ। हमारे पास याद करने के लिए एक भी अच्छी याद नहीं होगी। ट्रेंट ने उसे ढांढस बताया। उसने कहा कि हमें बच्चे को दफना देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसने कैरा के हाथों से बच्चे को लिया जिसकी हड्डियां अब धूल बन चुकी थी और उसे रेत में दफना दिया। उसे दफनाने के बाद ट्रेंट ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कैरा नहीं थी। उसकी नजर ऊपर गई। कैरा उन खड़ी चट्टानों पर चढ़ रही थी। ट्रेंट घबरा गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कैरा नीचे आ जाओ। जो भी इस बीच से निकलने की कोशिश करता है वो तेज सर दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। अगर तुम ऊपर बेहोश हो गई तो गिरकर मर जाओगी। लेकिन कैरा अब किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहती थी। वो बिना रुके ऊपर चढ़ती ही जा रही थी। शोर सुनकर ट्रेंट के माता पिता भी वहां आ गए। सब नीचे से चिल्ला चिल्ला कर उसे रुकने के लिए कह रहे थे, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। एक पल के लिए नीचे खड़े सबको लगा कि शायद वो इन चट्टानों को पार कर लेगी, लेकिन तभी चढ़ते चढ़ते अचानक रुक गई। उस ऊंचाई पर उसे वो जानलेवा सरदर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह नीचे बीच पर आ गिरी और एक पल में ही कैरा की वहीं मौत हो गई। ट्रेंट दर्द और सदमे से टूट चुका था। कुछ ही घंटों में उसने क्या नहीं देख लिया था। एक बच्चे से जवान होना, पिता बनना और फिर अपनी आंखों के सामने बेटे और गर्लफ्रेंड की मौत देखना। यह सब बर्दाश्त करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। परिवार ने उसे संभाला। गाय ने अपनी पत्नी, बेटी और ट्रेंट को हिदायत दी कि वो सब अब एक साथ रहेंगे ताकि कोई भी कैरा जैसी गलती दोबारा ना कर बैठे। तभी उनकी नजर जेरिन की पत्नी प्रिटिशा पर पड़ी। वो समंदर के किनारे खड़ी थी। तभी अचानक प्रिटिशा को मिर्गी का दौरा पड़ गया। वो रेत पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगी। गाय और उसका परिवार दौड़कर उसके पास पहुंचा, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना दवाई उसकी मदद कैसे करें। यहां वक्त इतनी तेजी से भाग रहा था कि प्रिटिशा को कुछ ही सेकंड के अंदर मिर्गी के लगातार कई दौरे पड़े। देखते ही देखते उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही पलों में प्रिटिशा ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महज कुछ ही घंटों में अपने आसपास इतनी मौतें देखकर सब सुन्न पड़ गए थे। ऊपर से जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन पर बुढ़ापे का असर भी साफ दिखने लगा। गाय की आंखों की रोशनी कम होने लगी। उसे अब सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उधर उसकी पत्नी प्रिस्का को एक कान से सुनाई देना बंद हो गया था। लेकिन सबसे बुरा हाल डॉक्टर की पत्नी क्रिस्टल का था। उसके शरीर में कैल्शियम की कमी थी। कैल्शियम की कमी का असर अब उसकी हड्डियों पर दिखने लगा था।
उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़कर बाहर निकल आई थी, जिससे वो अब कुबड़ी दिखने लगी थी। क्रिस्टल, जिसके लिए उसकी खूबसूरती ही सब कुछ थी, उसका ऐसा हाल होना उसके लिए मौत से भी ज्यादा डरावना था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस बदसूरत हालत में देखे, इसलिए वो सबसे छिपकर एक कोने में अकेली रहने लगी थी। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी। मेडॉक्स ने आग जलाई और पूरा परिवार आग के पास बैठ गया। गाय प्रिस्का की तरफ थोड़ा खिसक कर पास गया और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। मुझे पता है कि तुम किसी और को डेट कर रही हो। प्रिस्का को बहुत बुरा लगा कि गाय को यह बात इस तरह पता चली। वो खुद उसे यह सच बताना चाहती थी। उसने अपनी गलती मानी और कहा, ट्यूमर निकलने के बाद अब मैं बिल्कुल अलग महसूस कर रही हूं। मुझे एहसास हो गया कि मुझे किसी और की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। गाय ने भी भावुक होकर कहा, मुझे भी तुमसे अलग नहीं होना प्रिस्का, मुझे भी बस तुम्हारा ही साथ चाहिए। आग जलाए रखने के लिए ट्रेंट और मेडॉक्स बीच के एक कोने में जमा मलबे के ढेर से लकड़ियों और कागज को इकट्ठा कर रहे थे। तभी मेडॉक्स के हाथ एक पुरानी डायरी लगी। ये किसी राइटर की डायरी थी। उसे पढ़कर उन्हें खौफनाक सच पता चला कि उनसे पहले भी कई लोग इस बीच पर फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। उस डायरी में उन तमाम बदकिस्मत लोगों के नाम और पते भी लिखे थे। उधर गाय और प्रिस्का आग के पास बैठे थे। तभी गाय ने दूर से किसी को कोहिनियों के बल घसीटते हुए अपनी तरफ आते देखा। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है। जैसे ही वो शख्स पास आया, गाय के होश उड़ गए। वो डॉक्टर था और उसके हाथों में वही चाकू था। इससे पहले कि गाय कुछ समझ पाता, डॉक्टर ने उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। उसने गाय पर चाकू से लगातार कई वार किए, लेकिन वहां के माहौल की वजह से गाय के घाव तुरंत भरते जा रहे थे। अपने पति के जान को खतरे में देखकर प्रिस्का उसे बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन डॉक्टर के सिर पर जैसे खून सवार था। उसने प्रिस्का पर भी कई चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गाय ने बड़ी मुश्किल से पागल हो चुके डॉक्टर को दबोचा। उसने प्रिस्का से चिल्लाकर कहा, जल्दी जाओ, बच्चों को कहीं छिपा दो, वरना ये उन पर भी हमला कर देगा। प्रिस्का तुरंत दौड़ी और ट्रेंट मेडॉक्स के पास पहुंचकर उन्हें फौरन छिपने को कहा। बच्चे डरकर चट्टान के बीच बनी दरारों की तरफ दौड़े। वहां अंदर गहरा अंधेरा था। तभी उनके पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ट्रेंट ने अपनी जेब से माचिस जलाई। रोशनी होते ही सामने का नजारा उनके होश उड़ा देने वाला था। वहां डॉक्टर की पत्नी क्रिस्टल छिपी बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और रीढ़ की हड्डी मुड़ने से वो कुबड़ी हो गई थी। वो अपनी बदसूरती छिपाने के लिए यहां अंधेरे में बैठी थी। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, वो बुरी तरह भड़क गई और चिल्लाने लगी। वो किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस भयानक हालत में देखे। उसने गुस्से में एक पास में पड़े पत्थर को उठाया ताकि उन्हें डराकर वहां से भगा सके, लेकिन उसकी कमजोर हड्डियां उस पत्थर की वजन को नहीं सह पाईं। पत्थर उसके हाथों से फिसला और सीधा उसके कंधे पर जा गिरा। एक तेज कड़क की आवाज आई और उसकी हड्डी टूट गई। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ उसके शरीर में कैल्शियम की इतनी कमी हो चुकी थी कि उसकी हड्डियां अब सूखी लकड़ी की तरह नाजुक हो गई थीं। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। दर्द से कराहते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर वो दोबारा गिर पड़ी। गिरने की वजह से इस बार उसके हाथ की हड्डी भी टूटकर पीछे की तरफ मुड़ गई, पर अगले ही पल तेज गुजरते वक्त की वजह से उसी दिशा में जुड़ गई। अब वो बुरी तरह घबरा गई। उस संकरी गुफा में वो जितनी बार उठने या हिलने की कोशिश करती, उसका शरीर दीवारों से टकराता और हर बार कोई ना कोई हड्डी टूट जाती और उल्टी सीधी आपस में जुड़ जाती। ट्रेंट ने डरते डरते जब दोबारा माचिस जलाई तो सामने का नजारा कपा देने वाला था। क्रिस्टल के हाथ पैर अजीब ढंग से मुड़ चुके थे। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक केकड़े जैसी दिख रही थी और उसी भयानक हालत में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उधर बाहर बीच पर डॉक्टर का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह अब भी बड़बड़ाते हुए गाय पर हमले किए जा रहा था। गाय बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी प्रिस्का ने हिम्मत दिखाई। उसकी नजर रेत पर पड़े एक जंग लगे चाकू पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और पूरी ताकत से डॉक्टर के हाथ पर वार कर दिया।
घाव गहरा था, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक था चाकू पर लगा जंग। वहां के तेज वक्त का असर यहां में दिखा। जंग की वजह से खून में इंफेक्शन बिजली की रफ्तार से डॉक्टर के शरीर में फैल गया। जिस इंफेक्शन को फैलने में कई दिन लगते हैं, वो वहां चंद सेकंड्स में फैल गया। डॉक्टर का शरीर काला पड़ने लगा और देखते ही देखते वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। अब उस मनहूस बीच पर खामोशी छा गई थी। वहां आए सारे मेहमान एक एक करके मर चुके थे। सिर्फ गाय और उसका परिवार ही जिंदा बचा था। वो चारों उदास होकर आग के पास बैठ गए। वक्त के साथ गाय और प्रिस्का अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। बुढ़ापे की वजह से गाय की याददाश्त जाने लगी। गाय ने प्रिस्का से कहा, क्या हम किसी बात पर झगड़ रहे थे? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। खैर, अब लगता है कि वो सारे झगड़े, सारी नाराजगी कोई मायने नहीं रखती। अंत में जो मायने रखता है वो है साथ में बिताए गए अच्छे पल और एक दूसरे का साथ। ये सुन प्रिस्का ने बड़े प्यार से उसका सिर अपने कंधे पर रखा। गाय ने कुछ देर सुकून से प्रिस्का के कंधे पर सिर टिकाए रखा, लेकिन फिर अचानक उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर लुढ़क गया। उम्र इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसका शरीर साथ नहीं दे पाया और उसने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। अपने पिता को इस तरह जाते हुए देख ट्रेंट और मैडॉक्स उनसे लिपट कर रोने लगे। गाय के जाने के कुछ ही देर बाद प्रिस्का उठी। वो लड़खड़ाते कदमों से समंदर की लहरों की तरफ बढ़ी और कुछ कदम चलकर वहीं रेत पर गिर पड़ी। देखते ही देखते उसने भी दम तोड़ दिया। महज कुछ ही मिनटों में ट्रेंट और मैडॉक्स ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। दोनों भाई बहन गम में पूरी तरह डूब गए। वो पूरी रात इसी मातम और आंसुओं के बीच गुजर गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर पूरी तरह बदल चुका था। ट्रेंट और मैडॉक्स अब बच्चे या टीनेजर नहीं रहे। रात भर में उनकी उम्र बढ़ गई थी। अब वो करीब 40 साल के उम्र दराज इंसान लग रहे थे। दोनों भाई बहन अपने बचपन को याद करते हुए बीच पर रेत का एक महल बनाने लगे। शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी खेल था। रेत का घरौंदा बनाते वक्त अचानक ट्रेंट को याद आया कि बीच पर आने से पहले होटल मैनेजर के भतीजे एडिबल ने उसे कोडेड लेटर दिया था। उस वक्त उसे वो लेटर डिकोड करने का टाइम नहीं मिल पाया था। वो जल्दी से लेटर लाकर उसे डिकोड करने लगा। जब उसने उस लेटर को डिकोड किया तो उसका मतलब निकला, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। कोरल समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे जीव होते हैं जो आपस में जुड़कर सख्त पत्थर जैसी चट्टानें बना लेते हैं। पहले तो उन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि समंदर में थोड़ी ही दूर पर कोरल का एक बहुत बड़ा टीला मौजूद था। ट्रेंट ने अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद उस टीले के अंदर से होकर बाहर जाने का सुरक्षित रास्ता हो सकता है। हो सकता है कोरल की दीवारें वक्त के उस असर को रोकती हों। एडिबल ने जरूर अपने अंकल को कोरल के बारे में बात करते सुना होगा, जिससे वो ये राज जान गया और उसने इस लेटर के जरिए हमारी मदद करने की कोशिश की है। दोनों ने तय किया कि उन्हें यह आखिरी जोखिम उठाना ही होगा। कोरल की तरफ बढ़ने से पहले ट्रेंट ने वो डायरी संभाल कर रख ली, जिसमें उनसे पहले वहां आए हुए लोगों के नाम और पते दर्ज थे। वे दोनों पानी में उतरे और तेजी से उस कोरल की तरफ तैरने लगे। जब वे पास पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाकई कोरल के उस टिले के नीचे एक सुरंग थी। दोनों ने गहरी सांस ली और उस सुरंग के अंदर तैरना शुरू कर दिया। ट्रेंट आगे था और मैडॉक्स उसके पीछे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते एक मुसीबत आ गई। ट्रेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो मैडॉक्स एक जगह अटक गई थी। उसकी शर्ट एक नुकीले कोरल में बुरी तरह फंस गई थी। वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ट्रेंट तुरंत वापस मुड़ा और मैडॉक्स की शर्ट को उस कोरल से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पानी के अंदर अब और देर तक सांस रोक पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उधर पहाड़ी की चोटी पर जो शख्स कैमरे से उस बीच पर नजर रखे हुए था, वो वही वैन ड्राइवर था जो उन्हें वहां छोड़ने आया था। वो अपने कैमरे से ट्रेंट और मैडॉक्स को पानी में जाते हुए देख रहा था। जब काफी देर तक वो दोनों कोरल के उस टीले से बाहर नहीं निकले तो वो समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने अपने सीनियर को कॉल लगाया और सूचना दी, सर, वो दोनों भी मर गए। उधर से सीनियर ने पूछा कि क्या उसे पक्का यकीन है? ड्राइवर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने घड़ी देखकर 1.5 मिनट का इंतजार किया, वो बाहर नहीं आए।
वैसे भी पिछली बार जिसने कोरल के रास्ते निकलने की कोशिश की थी वो भी मारा गया था। अब मैं सारे रिजल्ट्स और डेटा लेकर सीधे बेस पर आ रहा हूं। कुछ ही देर बाद वो ड्राइवर एक गुप्त रास्ते से होते हुए रिसोर्ट के नीचे बनी एक हाईटेक अंडरग्राउंड लैब में पहुंचा। वहां सैकड़ों डॉक्टर्स अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए थे। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। यह आलीशान रिसोर्ट तो महज एक दिखावा था। असल में यह मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी वारन एंड वॉरेन की एक सीक्रेट टेस्टिंग लैब थी। इनका जाल बिछाने का तरीका बेहद शातिर था। ये शहर के कई बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स पर अपने सस्ते और लग्जरी छुट्टियों का विज्ञापन देते थे। जब वहां दवाइयां खरीदने आए मरीज इतने कम पैसों में इतने आलीशान रिसोर्ट का ऑफर देखते तो इनके जाल में फंस जाते थे और तुरंत रिसोर्ट की बुकिंग कर लेते थे। और जैसे ही वो परिवार वहां पहुंचता, वेलकम ड्रिंक के बहाने उन्हें अपनी वो नई एक्सपेरिमेंटल दवा पिला दी जाती और फिर उन्हें सीक्रेट बीच पर भेज दिया जाता। मकसद एकदम साफ था और खौफनाक भी। जिस दवा का इफेक्ट देखने में पूरी जिंदगी लग जाती, वहां सिर्फ समय की रफ्तार तेज होने की वजह से उन्हें वो नतीजे महज एक दिन में मिल जाते थे। रिसोर्ट की आड़ में चल रहे खूनी प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड वही होटल मैनेजर था। मैनेजर ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, वो बीच हमारे लिए कुदरत का एक नायाब तोहफा है। आप सब जानते हैं कि ऐसे जटिल प्रयोगों में अक्सर हमें नाकामी मिलती है, लेकिन इस बार हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। इस बैच में एक मिर्गी की मरीज थी, प्रिटिशा। बाहरी दुनिया में कोई दवा उसे ठीक नहीं कर पाई थी, लेकिन हमारी नई दवा की डोज के बाद उसे 8 घंटे और 17 मिनट तक भी एक दौरा नहीं पड़ा। मतलब अगर समय को वहां की रफ्तार के हिसाब से देखें तो पूरे 16 साल वो बिल्कुल ठीक रही। उसने खुश होकर ऐलान किया, यानी हमने मिर्गी का इलाज ढूंढ लिया और अब हम इस दवा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अपनी बात को खत्म करते हुए उसने बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अगले काम के लिए गुड लक कहा। वहां एक कोने में एक टीम उन बदनसीब मेहमानों का सारा डेटा और रिजॉर्ट में आने के रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए डिलीट कर रहे थे, जिन्हें उस बीच पर भेजा गया था, ताकि दुनिया को कभी पता ही ना चल सके कि वो लोग कभी यहां आए भी थे। मैनेजर इस कामयाबी का जश्न मना रहा था, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि जल्द ही उसके काले कारनामों का पर्दाफाश होने वाला था। ट्रेंट और मैडॉक्स ने मौत को मात दे दी थी। वो उस कोरल सुरंग के जरिए सुरक्षित वापस निकल आए थे और तैर कर वापस रिसोर्ट पहुंच गए थे। रिसोर्ट पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस पुलिस अफसर ग्रेग को ढूंढा, जिससे वो पहले रिसोर्ट में मिल चुके थे। उन्होंने उसे सारी हकीकत बताई और सबूत के तौर पर वो डायरी उसके हाथ में थमा दी, जिसमें उन तमाम गायब हुए लोगों के नाम और पते लिखे थे। ग्रेग ने तुरंत अपने हेडक्वार्टर में फोन लगाया और डायरी में लिखे नामों की जांच करवाई। उधर से जो जवाब आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो सारे लोग वाकई अपने अपने शहरों में मिसिंग थे, यानी ट्रेंट और मैडॉक्स सच बोल रहे थे। पुलिस अफसर ग्रेग की कॉल पर तुरंत एक्शन हुआ। कुछ ही देर में आसमान में पुलिस हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पुलिस ने पूरे रिसोर्ट को चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया। होटल मैनेजर और उसकी पूरी टीम, जो खुद को कानून से ऊपर समझती थी, उन्हें हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पापों का घड़ा अब फूट चुका था। ट्रेंट और मैडॉक्स ने एडबिल को मिलकर उसका धन्यवाद किया, लेकिन वो ट्रेंट और मैडॉक्स को उनकी उम्र बढ़ जाने की वजह से पहचान नहीं पाया था। ट्रेंट ने अपनी जेब से वही कोडेड लेटर निकालकर एडबिल के हाथों में रख दिया। खत देखते ही एडबिल की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि अजनबी कोई और नहीं बल्कि उनके नए दोस्त ट्रेंट और मैडॉक्स थे। ट्रेंट और मैडॉक्स जो उस बीच पर एक बच्चे के रूप में गए थे, अधेड़ उम्र के इंसान बनकर लौटे। भले ही उन्होंने वहां अपना बचपन और अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उनकी हिम्मत ने इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए बंद करा दिया। उनकी इस बहादुरी ने आने वाले लाखों बेगुनाह लोगों को उस दर्दनाक मौत का शिकार होने से बचा लिया जो ना जाने कब से चलता आ रहा था। और इसी जीत के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।